हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बैक्टीरिया के एमसीक्यू को स्टार्ट करने वाले हैं। बैक्टीरिया के हम लोग काफी एमसीक्यू करेंगे, लगभग 100 प्लस एमसीक्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया था, 2 लेक्चर में बैक्टीरिया के हमने थ्योरी पढ़े। बैक्टीरिया के थ्योरेटिकली बेसिक पॉइंट्स हमने पढ़ रखा है, लेकिन अब जो आपका कॉन्फिडेंस आएगा बैक्टीरिया टॉपिक पे, वो जब तक आप एमसीक्यू अच्छे से नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया के काफी एमसीक्यू करने वाले हैं और अच्छे से समझते हुए करेंगे। यदि आप थ्योरेटिकल देखे होंगे तो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के सदस्यों में सामान्यतः अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है? अलैंगिक प्रजनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन में है यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, इन सभी में। तो बैक्टीरिया देखिए मेनली 2 टाइप्स में बांटा जाता है, एक होता है यू बैक्टीरिया, एक होता है आर्की बैक्टीरिया और एक होता है यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया के अंतर्गत ही एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया का। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तीनों क्या है, बैक्टीरिया के टाइप्स हैं। और बैक्टीरिया में मेनली, बैक्टीरिया में हमने बता रखा है कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? विखंडन विधि। किसके द्वारा? विखंडन। विखंडन यानी क्या? क्या कहते हैं, एक तरीके से बाइनरी फिजन, जो कि एक सेल है 2 भाग में टूट गया तो वो क्या हो गया? विखंडित हो गया। तो इस प्रकार से अलैंगिक प्रजनन हो गया। तो बैक्टीरिया में मेनली जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार का होता है? अलैंगिक प्रजनन, चाहे वो किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हो, इन सभी में। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर आपने कुछ लैंगिक प्रकार भी बताया, जैसे कि रूपांतरण बताया, ट्रांसफॉर्मेशन बताया, ट्रांसडक्शन बताया, फिर कंजुगेशन बताया, तो वो बाबू कराया जाता है, ना कि बैक्टीरिया खुद ब खुद नहीं करता है। खुद के नंबर को बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया खुद नहीं करता है, वो सब लैब में कराया जाता है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सामान्यतः जो अलैंगिक प्रजनन किसमें पाया जाता है? तो बैक्टीरिया के हर एक ग्रुप में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एनाबीना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले थोड़ा सा मेरे बात को सुन लीजिए कि साइनोबैक्टीरिया होता क्या है, पहले ये समझिए। साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जो कि क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स होता है। क्या होता है? ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक, TROPH। ऑटोट्रॉफ तो 2 प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है फोटोसिंथेटिक, एक होता है कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक उसको कहते हैं जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, सूर्य के प्रकाश में अपना खाना बना सके, तो वो होता है ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक, तो ये कैसा है? ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक। थोड़ा सा मेरा फोटो खराब हो गया होगा, लाइट कट गया है, इन्वर्टर पे चल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने आप को लाइट कम से कम मोबाइल का जला देता हूं ताकि आपको दिखता रहे प्रॉपर। ठीक है, चलिए इससे काम चला लीजिए आप, क्लास बंद नहीं करेंगे, क्लास कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो साइनोबैक्टीरिया है क्या? देखिए, साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को और क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरित शैवाल। उसको हिंदी में कहेंगे तो नील हरित शैवाल। क्या कह सकते हैं? नील हरित शैवाल। ठीक है, तो नील हरित शैवाल कहते हैं। और ऐसा बैक्टीरिया जो कि कैपेबल है क्या करने के लिए? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं वैसा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के दौरान कौन सा गैस रिलीज होता है? O2 गैस रिलीज होता है। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो पौधा में जैसे O2 रिलीज होता है, उसी तरीके से साइनोबैक्टीरिया भी वैसा फोटोसिंथेसिस कर सकता है जिससे कि उसमें क्या रिलीज हो? ऑक्सीजन रिलीज हो। तो अब वो साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स हैं। साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, और उसमें कुछ बैक्टीरियाज के नाम हैं, जैसे कि क्या? नोस्टॉक, एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस। टोटल होता है 17 गो बैक्टीरिया जो कि साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, लेकिन सारा नहीं, जो फेमस 3 गो है वो याद रख लीजिए आप। क्या क्या? नोस्टॉक, क्या बोलेंगे? नोस्टॉक, एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस। ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया 3 गो हो गया, साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल याद रख लीजिए। अब क्वेश्चन पढ़िए कि एनाबीना है वो किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो हमने साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल में क्या क्या पढ़ा? नोस्टॉक, एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस। तो एनाबीना क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। क्यों? अगर पूछ देगा एनाबीना क्या है, किस प्रकार का बैक्टीरिया है, तो ये भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसके अंतर्गत आता है? साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आता है ना, नील हरित शैवाल के अंतर्गत आता है। तो आपका एनाबीना क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे नील हरित शैवाल भी कहते हैं? बताइए, नील हरित शैवाल अभी हमने तुरंत बताया, किसको कहते हैं? यूके बैक्टीरिया को, कि एक्टिनोमाइसिटीज को, कि आर्की बैक्टीरिया को, कि साइनोबैक्टीरिया को? तो साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। नाम में लगा हुआ है शैवाल, लेकिन एक्चुअली में है ये क्या?
एल्गी नहीं बल्कि बैक्टीरिया है, क्योंकि इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया और ये किस किंगडम से बिलोंग करता है? मोनेरा किंगडम से। किस किंगडम से? मोनेरा किंगडम से। और नील हरित शैवाल के कुछ एग्जांपल बताइए फटाफट से, तो बताइए मेरे साथ एग्जांपल। 3 एग्जांपल अभी हमने पढ़ा, क्या क्या? नॉस्टॉक, क्या? नॉस्टॉक, एनाबीना, एनाबीना और माइक्रोसिस्टिस। क्या? माइक्रोसिस्टिस। ये सब याद ऐसे नहीं होगा, आराम से आप लिख लिख के चिपकाते रहिए दीवार पे, जहां पढ़ते लिखते हैं, जहां सोते हैं वहां रोज सुबह ब्रश करने टाइम एक बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा जीवधारी सबसे सूक्ष्म होता है? सबसे सूक्ष्म जीवधारी जो होता है वो क्या माना जाता है? तो आपका जीवाणु को ही माना जाता है। ठीक है, वैसे तो अगर हम बात करें, देखिए जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया, है ना? 5 को हो गया, 2 4 1 5, हाँ 5 हो गया। तो सबसे पहला क्या था? मोनेरा किंगडम ही था, जो कि क्या था? यूनिसेलुलर था। और प्रोटिस्टा भी क्या था? यूनिसेलुलर था, एक कोशिकीय था। एक कोशिकीय ये भी है, ये भी है, लेकिन ये क्या था? प्रोकैरियोट्स था और ये यूकैरियोट्स था। तो प्रोकैरियोट थोड़ा सा ज्यादा सरल होता है ना, ज्यादा छोटा होता है, ज्यादा सिंपल होता है, तो इसी कारण से मोनेरा किंगडम को ही सबसे सूक्ष्म माना जाता है। तो सबसे सूक्ष्म क्या है? जीवाणु। और पूछेगा सबसे सूक्ष्म जीवधारी कौन सा है? कौन है सभी जीवाणु में भी सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। अगर ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा रहे तो माइकोप्लाज्मा टिक कीजिए, जिसका कि साइज लगभग 0.3 माइक्रोमीटर म्यूमीटर होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? माइकोप्लाज्मा कितना होता है? लगभग 0.3 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जीव जिसमें हरित लवक नहीं होता हो, हरित लवक नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, किंतु भोजी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ऐसा जीव निम्न में से कौन सा है? तो देखिए क्लोरोप्लास्ट नहीं है मतलब क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है मतलब वो हरा नहीं है, फिर भी वो भोजी प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, मतलब अपना खाना खुद बना सकता है। तो वो कैसे बना सकता है? कोई काम किया, वो कैसे बना सकता है बताइए? तो वो बना कैसे सकता है? तो क्योंकि उसमें मतलब क्या है कि उसमें कोई केमिकल प्रेजेंट है, मतलब क्या है? उसमें कोई केमिकल प्रेजेंट है जो कि जिससे कि वो खाना बना सकता है। तो उसी केमिकल के मदद से, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक याद है ना? ऑटोट्रॉपिक जो होता है, कोई भी चीज है जो कि ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स कहने का मतलब क्या हुआ कि स्वपोषी है, तो वो 2 तरह से हो सकता है, एक फोटोसिंथेटिक हो सकता है, एक कीमोसिंथेटिक हो सकता है। तो कीमोसिंथेटिक कौन है? सिर्फ पूरे जितने भी सजीव प्राणी है उसमें से सिर्फ कीमोसिंथेटिक एक ही में पाया जाता है। वो किसमें पाया जाता है? मोनेरा किंगडम में। किसमें? मोनेरा किंगडम में। और मोनेरा किंगडम में क्या आते हैं? सारे बैक्टीरियाज आते हैं ना। अब बैक्टीरिया मतलब क्या हो गया? जीवाणु। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु। क्लियर हुआ? 5वां क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सी मृदा में अधिक संख्या में पाए जाते हैं? मृदा में अधिक संख्या में कौन से पाए जाते हैं? मृदा मतलब क्या? वो मिट्टी। तो आपको पता है ना कि जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु जो होते हैं यानी जो बैक्टीरिया होते हैं, वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो वो मिट्टी में ही पाए जाते हैं। किसमें? मिट्टी में। याद रखिएगा कि मिट्टी में सबसे ज्यादा, कोई भी जीव है जो कि सबसे ज्यादा मिट्टी में पाया जाता हो, मिट्टी में सबसे ज्यादा किस रूप में जीव पाए जाते हैं? तो वो जीवाणु के रूप में। किसके रूप में? जीवाणु के रूप में। ठीक है, सबसे ज्यादा जीवाणु, एक मुट्ठी अगर मिट्टी आप लेते हो उसमें 100 से भी ज्यादा टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, तो जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया है, क्रिया में क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया क्या होती है? डीएनए का द्विगुणन होता है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आरएनए का द्विगुणन होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। एक कोशिका से गुणसूत्र दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है तथा प्रापक के गुणसूत्र में भाग को प्रतिस्थापित कर देता है। जी हाँ, यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन। एक जैसे देखिए एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, मैं 3 चीजें आपको याद कराया था, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर कंजुगेशन और क्या? ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग हिंदी में रूपांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरण कहते हैं। इसको कंजुगेशन को संयुग्मन कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं। और इसको पारक्रमण कहते हैं। क्या? प्राक्रमण, प्राक्रमण, शायद प्राक्रमण, हाँ पारक्रमण या प्राक्रमण। ठीक है, ट्रांसडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक सेल का एक बैक्टीरिया का डीएनए है, डायरेक्ट वो किसमें एंटर कर जाता है? दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में, और उसमें जाके ज्वाइन कर जाता है, प्रतिस्थापित। देखिए प्रतिस्थापित कर दिया ना, खुद भी जाके ज्वाइन हो गया। तो इस प्रकार के क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण कहते हैं। तो वही चीजें वहां पूछ रहा है कि रूपांतरण क्या होता है? रूपांतरित क्रिया में एक कोशिका से गुणसूत्र दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है,
तथा रिसिपिएंट के गुणसूत्र भाग लेकर प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, अब वही बात करें कंजुगेशन संयुग्मन में अगर बात करें तो दो बैक्टीरिया आपस में संपर्क में आते हैं, इस तरीके से एक क्या कहते हैं रास्ता बनाते हैं, पाथवे बनाते हैं, जिससे कि आपस में वो दोनों डोनर और रेसिपिएंट अपना क्रोमोसोम मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये उसमें देता है, उसमें ये अपना इसमें पहुंचा देता है, वो अपना इसमें पहुंचा देता है, इस तरीके से होता है। और ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जीवाणु भोजी के द्वारा बैक्टीरियोफेज के द्वारा बैक्टीरिया पे अटैक कराया जाता है वायरस के द्वारा। बैक्टीरियोफेज क्या एक प्रकार का वायरस है, तो उससे अटैक कराया जाता है। देन उसके डोनर के क्या कहते हैं बैक्टीरिया को क्रोमोसोम को, देखिए क्रोमोसोम को जो गुणसूत्र है उसमें एंटर कराया जाता है, किसके द्वारा, बैक्टीरियोफेज के द्वारा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्यों। अधिक नमक वाले, देखिए अचार में नमक थोड़ा ज्यादा डाला ही जाता है घर द्वार में, क्यों ताकि अचार जल्दी खराब ना हो, क्योंकि उसमें अगर जीवाणु रहेगा तो खराब हो जाएगा, तो इसीलिए अचार ज्यादा रहेगा, जीवाणु मर जाता है। क्यों मर जाता है, तो आप हमें ये देखिए कि जो नमक में एक प्रॉपर्टी है कि वो क्या होता है कि पानी को सोख सकता है, वो क्या होता है, पानी को सोख सकता है। तो यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा नमक है, तो वहाँ बैक्टीरिया रहेगा, तो बैक्टीरिया के अंदर वाटर का मात्रा ज्यादा है, और नमक के अंदर बैक्टीरिया का मात्रा क्या है, नमक के अंदर वाटर का मात्रा कम है, क्योंकि नमक तो सूखा चीज है। तो क्या करेगा कि वो वाटर, कोई भी चीज ज्यादा से कम की ओर बहता है, तो वो वाटर क्या करेगा, बाहर से अंदर की ओर, सॉरी बैक्टीरिया के अंदर से बाहर की ओर क्या होने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा, जिससे कि वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया में पानी का कमी हो जाएगा और बैक्टीरिया सूख जाएगा, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और सूख जाएगा मतलब उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ये सेल है वो सेल चिपक करके कुछ इस प्रकार, देखिए प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। जैसे सेल अगर पूरा भरा हुआ रहता है, लेकिन अब जो वाटर निकल के क्या हो गया, वो बीच में एकदम सिकुड़ गया, और वहां पूरा खाली स्पेस मतलब सिकुड़ गया, प्लाज्मोलाइज हो गया, क्या हो गया, इस प्रक्रिया को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, जब वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वाटर बाहर निकल गया तो उसको प्लाज्मोलाइज हो गया। तो इसी कारण से क्या होता है कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु से पानी सारा निकल जाता है, वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, और उसके बाद जीव द्रव्य उसका संकुचित हो जाता है, एकदम पूरा संकुचित हो जाता है, मतलब एकदम सिकुड़ जाता है, जिस कारण से वो बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। तो ये जीव द्रव्य कुंचित यानी प्लाज्मोलाइज्ड हो जाते हैं और मर जाते हैं। जी हाँ भाई, प्लाज्मोलाइज्ड ही हो जाते हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी भी क्यों नहीं होगा, वो भी पढ़ते हैं। अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। भैया बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया किसी भी कंडीशन में रह सकता है, चाहे वो जल हो, थल हो, पानी हो, मिट्टी हो, किसी भी, यहाँ तक कि थर्मोएसिडोफिल्स जो कि बड़े बड़े लावा वगैरह होता है जो ज्वालामुखी, उसमें बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऐसा क्या है कि अचार में नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन वहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वाटर उससे निकल जाता है, इस कारण से वो मर जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लवण, नमक में जनन का संबंधन होता है, संबंधन मतलब रुकावट होता है। तो भैया जनन का रुकावट कहीं नहीं हो सकता, बैक्टीरिया हर जगह जनन कर सकता है। ठीक है, जीवाणुओं को जनन के लिए यहाँ पे जनन लिखाएगा, जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। अचार को तो और खास करके हम लोग प्रकाश में रखते हैं, धूप में रखते हैं, तो काहे नहीं मिलता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मेन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, यानी जीव द्रव्य कुंचित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जीवाणुओं द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न विश्रामी बीजाणु कहलाते हैं। हमने बताया था कि जीवाणु जब फेवरेबल कंडीशन में रहता है, अनुकूल परिस्थिति में रहता है, तब तो वो अपना डिवीजन आराम से कर लेता है, विखंडित करके या फिर बाइनरी फिजन करके। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति यानी अनफेवरेबल कंडीशन, जान रहा है कि बच्चा अगर अभी बाहर निकालेंगे तो वो मर सकता है, तो वो बैक्टीरिया अपने अंदर ही एक इंडोस्पोर बना लेता है। क्या बना लेता है, इंडोस्पोर बना लेता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इंडोस्पोर, ये पूरा बैक्टीरिया है, ये पूरा क्या है, बैक्टीरिया है, स्पोरेंजियम है, स्पोर मदर सेल है, जो स्पोर बनाएगा उसको स्पोर मदर सेल कहेंगे। और उसके अंदर देखिए किस तरीके से इंडोस्पोर बन गया, और इंडोस्पोर का किस तरीके से पार्ट है, एक्सोस्पोरियम है, उसके बाद स्पोर कोट होता है, उसके बाद कॉर्टेक्स होता है, डीएनए होता है, स्पोर कोर वाल, इस तरीके से बनाता है। तो किस तरीके से देखिए इंडोस्पोर बन गया ना, तो प्रतिकूल स्थिति में जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बीजाणु बनता है उसको इंडोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोस्पोर कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंडोस्पोर। जीवाणुओं द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न विश्रामी बीजाणु क्या कहलाते हैं, एंडोस्पोर्स कहलाते हैं। क्लियर, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, तो हमने बताया बैक्टीरिया को मेनली 4 टाइप्स में बांटा गया है शेप के बिहाफ पे। यदि गोल बैक्टीरिया है तो उसको क्या कहते हैं, कोक्कस कहते हैं, कोक्कस। गोल बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, कोक्कस। और यदि वो बैक्टीरिया क्या है, स्पाइरल आकार का है, तो स्पाइरल आकार को क्या, स्पाइरिलाई, क्या कहते हैं, स्पाइरिलाई कहते हैं। और यदि वो बैक्टीरिया छड़ आकार का है, किस आकार का है,
छड़ आकार का है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिलाई कहेंगे। क्या कहेंगे, बेसिलाई कहेंगे, बेसिलस बैक्टीरिया। और यदि वो किस आकार का है, कॉमा आकार का है, कॉमा आकार का है, देखिए कॉमा दिख रहा है ना, कॉमा ऐसे नहीं डाल लेते कॉपी में, कॉमा, तो कॉमा आकार का उसको हम लोग क्या कहते हैं, विब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, विब्रियो कहते हैं। और दो गोलाकार बैक्टीरिया एक जगह आ जाए तो उसको डिप्लोकोकाई कहते हैं। फिर अगर जो अंगूर के गुच्छे जैसा संरचना बनाए तो स्टेफाइलोकोकाई, और यदि चेन के समान संरचना बना दे तो उसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन देख लीजिए। गोल जीवाणु को क्या कहलाता है, तो गोल जीवाणु क्या कहलाता है, कोक्कस कहलाता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोक्कस। गोल जीवाणु क्या कहलाता है, कोक्कस। अब हमें फटाफट बताइए, बेसिलस, बेस जैसा इस तरीके से होता है, छड़ आकार का, किस आकार का, छड़ आकार का होता है। कोक्कस गोल जीवाणु, विब्रियो यहाँ पे ब्रो है, विब्रियो, विब्रियो कॉमा आकार का होता है, स्पाइरलम स्पाइरल आकार का होता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ कॉमा वाला क्वेश्चन है, ये तो इधर क्वेश्चन था। गोल जीवाणु कहलाता है तो कोक्कस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोक्कस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ क्वेश्चन अलग था, देखिए इसमें मिटाना पड़ेगा, क्यों, क्वेश्चन अलग है ना। कॉमा, कॉमा की आकृति वाला जीवाणु कहलाता है, तो यहाँ कॉमा वाला क्वेश्चन है ना, तो कॉमा की आकृति वाला जीवाणु क्या कहलाता है, तो विब्रियो। क्या कहलाता है, विब्रियो कहलाता है, विब्रियो कहलाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिलस आपको पता है छड़ आकार का होता है, कोक्कस गोल आकार का होता है, विब्रियो कॉमा आकार का होता है, स्पाइरलम स्पाइरल आकार का होता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया 11 क्वेश्चन। अब हम लोग 12वां क्वेश्चन में आते हैं। भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है, तो भूमि में यानी मिट्टी में, जमीन में जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक संख्या किसका पाया जाता है, तो जीवाणु के रूप में ही ना, किसके रूप में, जीवाणु के रूप में पाया जाता है। तो माइक्रोफ्लोरा जो कि के रूप, जो भी माइक्रोफ्लोरा है, माइक्रोफ्लोरा उसको कहते हैं सूक्ष्म जीव को, सूक्ष्म जीव को हम लोग माइक्रोफ्लोरा कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव का सबसे किस रूप में सूक्ष्म जीव सबसे ज्यादा भूमि में पाया जाता है, तो वो किस रूप में पाया जाता है, जीवाणु के रूप में, मिट्टी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है जीवाणुओं का फ्लैजिला बना होता है। जीवाणुओं का फ्लैजिला बना होना का मतलब क्या होता है, फ्लैजिला, जैसे देखिए जीवाणु का ये स्ट्रक्चर है, जीवाणु में ये क्या है हमारा, फ्लैजिला। ये देखिए बड़ा सा, ये मोटिलिटी के लिए कम होता है, जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं ना उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। देखिए ये फ्लैजिला दिख रहा है ना, ये फ्लैजिलम है, ये क्या है, फ्लैजिलम है। ये प्रोटीन से बना होता है, कौन से प्रोटीन से, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। तो आपका जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला बना होता है वो किसका बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। तो ऑप्शन में प्रोटीन है तो आंसर प्रोटीन हो जाएगा, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। और बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरिया में जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। बैक्टीरिया में जो मैक्सिमम जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, जीएम मतलब जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए ही होता है। वो क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। देखिए ये क्या होता है, बिखरा हुआ। इस तरीके से केंद्रक कोशिका द्रव्य में क्या होता है, बिखरा हुआ होता है, कोई कोशिका कोई केंद्रक के अंदर नहीं होता है, बिखरा हुआ होता है। और जो इसके जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है, न्यूक्लियोइड होता क्या है, तो बिखरा हुआ जेनेटिक मटेरियल जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्लियर, समझ रहे हैं ना, तो न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो प्रोटीन का। साइट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे सिट्रस, CANKER, सिट्रस कैंकर उत्पन्न होता है। तो सिट्रस कैंकर एक डिजीज है जो कि बैक्टीरियल डिजीज है, पौधों में होता है, सिट्रस फैमिली के पौधे में होता है। अब सिट्रस फैमिली का पौधा कौन होता है, जैसे कि नींबू का पौधा, नींबू का पौधा, संतरा का पौधा, संतरा का पौधा, फिर आप मौसमी, मौसमी का पौधा। तो इस सब में जो इस प्रकार से, जैसे कि नींबू में हो गया ना चित्ता चित्ता दाग, या फिर पत्ता में इस तरीके से चित्ता चित्ता दाग हो जाता है, तो उसी को हम लोग साइटस कैंकर बीमारी कहते हैं, सिट्रस कैंकर। तो ये बैक्टीरियल डिजीज और किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो जैंथोमोनास नाम के बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण, जैंथोमोनास के कारण। किसके कारण, जैंथोमोनास बैक्टीरिया के कारण। तो पहला ही ऑप्शन हमारा जैंथोमोनास है। तो साइट्रस कैंकर उत्पन्न होता है किसके कारण, बैक्टीरियल डिजीज है, और ये होता है जैंथोमोनास के कारण। ठीक है, जैंथोमोनास बैक्टीरिया के कारण। डेयरी में दुग्ध किण्वन के लिए उत्तरदायी जीवाणु होते हैं। डेयरी में दुग्ध किण्वन के लिए, दूध का किण्वन करना है यानी अवायवीय शोषण कराना है। अवायवीय शोषण करने, किण्वन क्या होता है, अवायवीय शोषण करा देना है दूध में, यानी दूध में अवायवीय शोषण होगा तभी तो दूध को दही में तब्दील करेंगे। तो दूध में जो दही, दूध को किण्वन करके ही दही में तब्दील किया जाता है। तो दही जो होता है वो बनता है किससे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ना। किस कारण से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का आकार पूछ देगा क्या है, तो ये किस आकार का होता है, छड़ आकार का। क्यों, लास्ट में देखिए बेसिलस लगा हुआ है ना, तो लास्ट में अगर जो नाम से पता चल जाता है
लास्ट में बेसिलस लगा हुआ है। बेसिलस बैक्टीरिया कैसा होता है? छड़ आकार का होता है, छड़ आकार का बैक्टीरिया होता है, लंबे लंबे बैक्टीरियाज होते हैं, इस प्रकार से बैक्टीरियाज होते हैं। और ये किस प्रकार का? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। किस प्रकार का? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्टियोसोम अनुपस्थित होते हैं। सबसे पहले तो डिक्टियोसोम कहते किसको, ये जो समझ जाएगा क्वेश्चन बना लेगा। गोल्जी बॉडी का ही दूसरा नाम क्या है? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम किसका नाम है? गोल्जी बॉडी का ही। जैसे कि ये कोशिका है, कोशिका के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब। लेकिन ये किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में। अब यहाँ पूछ रहा है कि अनुपस्थित, तो जिसमें किसमें अनुपस्थित होगा? प्रोकैरियोटिक सेल में। अब ऑप्शन में खोज लीजिए कौन सा प्रोकैरियोटिक है, कैसे पता चलेगा? तो पहले ये पता चलिए कौन है क्या। तो जैसे म्यूकर, राइजोपस और पेनिसिलियम, ये तीनों किसका एग्जांपल है? कवक का एग्जांपल है। क्या है? कवक का एग्जांपल है। कवक यानी फंगी, और फंगाई क्या है? किंगडम है। कैसे? 5 किंगडम सिस्टम याद है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया। तो फंजाई जो, ये दोनों तो यूनिसेलुलर था, ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक था, लेकिन ये तीनों क्या था? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक था ना, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक था। तो यूकैरियोटिक है ये तीनों, मतलब क्या है? यूकैरियोटिक है मतलब तीनों में क्या होगा? पाया जाएगा। जो भी कवक है वो यूकैरियोटिक है, मतलब कवक में क्या होता है? डिक्टियोसोम, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, क्योंकि वो यूकैरियोटिक कोशिका है। लेकिन जो जीवाणु है मोनेरा किंगडम, वो क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में इस प्रकार का कुछ नहीं पाया जाता है, ना ही न्यूक्लियस पाया जाता है, ना ही गोल्जी बॉडी, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, झिल्ली युक्त संरचना कुछ पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में? नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रोकैरियोट्स है। क्या है? प्रोकैरियोट्स है। और वो सब क्या है? कवक किंगडम के, फंजी किंगडम से बिलोंग करता है। और फंगाई किंगडम क्या है? फंगाई किंगडम एक प्रकार का कवक जो है वो यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या? जीवाणुओं में होता है। जीवाणु में क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर पकड़ना है। चलिए पढ़ते हैं चार ऑप्शन। जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसका चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। कोई ऑप्शन आंसर है तो क्यों है, और 3 नहीं है तो वो क्यों नहीं है। डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। डीएनए, देखिए जीवाणुओं में जो जेनेटिक मटेरियल होता है मेजरली वो क्या होता है? डीएनए ही होता है, और वो क्या डायरेक्टली कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। जैसे कि देख लीजिए, जो डायरेक्टली क्या डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ है, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है नहीं ना, तो उसको क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोइड कह देते हैं। तो जी हाँ, ये ऑप्शन तो हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। डीएनए केंद्रक में बिखरा हुआ होता है। केंद्रक होता ही नहीं है भैया, जीवाणु में केंद्रक होता है नहीं, तो केंद्रक में बिखरा हुआ कैसे हो जाएगा? तो ये गलत हो गया। डीएनए केंद्रक में बंद होता है। भैया केंद्रक नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। केंद्रक में डीएनए की संख्या 4। अरे यार केंद्रक होता ही नहीं है, तीनों ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन ए ही सही है, तो 17 का आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, टिकोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये तो हमने थ्योरेटिकल में भी पढ़ा रखा है कि टिकोइक अम्ल पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, ग्राम धनात्मक जीवाणु है, उसकी कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल पाया जाता है। टिकोइक अम्ल पाया जाता है किसमें? ग्राम धनात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति में। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुओं में केंद्रीय पदार्थ होता है। जीवाणुओं में जो केंद्रीय पदार्थ होता है वो क्या होता है? जैसे एक जीवाणु है, जीवाणु में जो केंद्रीय पदार्थ होता है उसका क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जीवाणु में जो जेनेटिक उसका केंद्रीय पदार्थ, केंद्रक में जो मेनली क्या प्रेजेंट है? उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही प्रेजेंट है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? न्यूक्लिक। डीएनए क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड ही है। जैसे कि आपको पढ़ा रखे हैं हम लोग, न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। समझ रहे ना? तो वही बात है, केवल न्यूक्लिक अम्ल, केंद्रीय पदार्थ केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो जी हाँ, केवल न्यूक्लिक अम्ल ही होता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं क्यों नहीं होता है। न्यूक्लिक अम्ल और हिस्टोन प्रोटीन। भैया हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं, क्योंकि डीएनए को बांधने का काम कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन। तो क्योंकि यहाँ पे बंधा हुआ होता नहीं है, ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। और न्यूक्लिक अम्ल और कोशिका द्रव्य, तो भैया केंद्रक, देखिए कोशिका द्रव्य तो पाया जाता है, लेकिन केंद्रक पदार्थ थोड़े है जो कि वो बैक्टीरिया में जो साइटोप्लाज्म है वो तो पूरा से बैक्टीरिया में पाया जाता है, सिर्फ केंद्रक में थोड़े पाया जाता है। तो आपका यहाँ पे थ्योरेटिकली में हमने कोशिका ये भी इसको भी ले लिया था, क्या कहते हैं, सॉरी क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ कोशिका द्रव्य को भी केंद्रक पदार्थ में ले लिया था, लेकिन ये सिर्फ ये केंद्रक पदार्थ नहीं है बल्कि चारों बगल है। तो यहाँ मिस्टेक हुआ था हमसे, उपरोक्त सभी तो नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा केवल न्यूक्लिक अम्ल ही केंद्रीय पदार्थ है। क्या है? सिर्फ केवल न्यूक्लिक अम्ल, और वो भी कौन सा न्यूक्लिक अम्ल? लगभग डीएनए ही होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल से सिरके का निर्माण होता है। तो अल्कोहल से, देखिए अल्कोहल का निर्माण किन ईस्ट के द्वारा होता है, ईस्ट कोशिका के द्वारा, याद है ना, ईस्ट कोशिका के द्वारा। इसमें क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है ना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, O5 या किण्वन होता है, जिस कारण से अल्कोहल बनता है। अब अल्कोहल से जो सिरका का निर्माण करता है वो कौन करता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा, एसिटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा अल्कोहल से सिरके का निर्माण होता है। तो अल्कोहल से सिरके का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है वो कौन है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला। अब सबसे पहली बात है, तीन चीज होता है, एक होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिर एक होता है नाइट्रीकारी बैक्टीरिया। देखिए मैं तीन चीजें लिखूंगा, एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैं इंग्लिश में लिखता हूं, ठीक है, आप समझ लीजिए, हिंदी में भी मैं बता दूंगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और एक होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग, अब उसका काम क्या होता है वो भी बताएंगे। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसको हिंदी में नाइट्रीकारी बैक्टीरिया कहते हैं, BACTRI, नाइट्री, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में लिख देता हूं मैं, नाइट्रीकारी। हिंदी में हो सके गलती भी लिखे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ लेना है, नाइट्रीकारी बैक्टीरिया। अब एक होता है डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उसको हम लोग वी नाइट्रीकारी बैक्टीरिया, वी उसका उल्टा कर देते हैं, वी नाइट्रीकारी बैक्टीरिया। तीनों का काम क्या है, पहले एक चार्ट से समझिए। जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, इसके जड़ में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, जो भी दलहन पौधा, अक्सर दलहन पौधा की मैं बात कर रहा हूं, दलहन पौधा, लेग्यूम्स, दलहन पौधा को इंग्लिश में लेग्यूम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे चना, अरहर, मूंग, ये सब का पौधा में नोड्यूल्स प्रेजेंट होता है। देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो कितना प्रेजेंट होता है, 79%। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 79% है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स, फिक्सिंग मतलब क्या हो रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एमोनिया में, NH3। एमोनिया मतलब क्या हुआ, NH3, ध्यान रखिएगा, एमोनिया मतलब क्या हुआ, NH3, ठीक है, क्या हुआ, NH3, कहाँ है, NH3, जी हाँ। तो एमोनिया को, नाइट्रोजन को किसमें तब्दील कर देता है, एमोनिया में, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये करता कौन है। तो ये देखिए जो दलहन पौधा होता है उसके जड़ में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, RHIZOBIUM, राइजोबियम। ये काफी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, सिम्बायोटिक क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है, एक सेकेंड, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करने का मतलब है सहजीवी बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया को दाल का पौधा रहने का जगह देता है, उसके बदले जो राइजोबियम बैक्टीरिया उसको क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ला करके देता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो बाहर में नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में तब्दील कर देता है और उसको फिर ले लेता है। अब उसके बाद जो अमोनिया में बना दिया, अब वो नाइट्रीफाइंग प्रोकैरियोट्स जो है वो अमोनिया को क्या करेगा, नाइट्राइट्स में तब्दील करेगा या फिर नाइट्रेट्स में। नाइट्राइट्स मतलब NO2-, नाइट्रेट मतलब NO3-। तो अब जो नाइट्रीकारी बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, वो जो अमोनिया बना हुआ है, अब उस अमोनिया को नाइट्रोजन बेस्ड यौगिक में, जैसे कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में तब्दील कर देता है, ठीक है। अब जो है कि अब वो नाइट्राइट्स हो गया। अब मान लीजिए कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं। डीनाइट्रीफाइंग मतलब क्या हुआ कि अब जो कन्वर्ट नाइट्रेट्स, जो भी नाइट्रेट्स था NO2- का, उसको फिर से तब्दील कर देते हैं N2 में, और N2 वो क्या हो जाता है, सड़ गलने के बाद, जैसे कि वो बैक्टीरिया क्या हुआ, वो पौधा क्या हुआ, सड़ गया, टूट गया। अब उसमें जो बैक्टीरिया है वो डीनाइट्रीफाइंग होगा, उससे नाइट्रोजन निकाल देगा और उसको फिर वातावरण में मिला देगा। इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल चलता है, समझ रहे हैं। तीन तरीके का बैक्टीरिया था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो क्या करता है, वातावरण के नाइट्रोजन को अमोनिया में तब्दील करता है। फिर नाइट्रीफाइंग प्रोकैरियोट्स क्या करता है, जो अमोनिया बना है उसको नाइट्राइट्स एवं नाइट्रेट्स में तब्दील करता है। और डीनाइट्रीफाइंग यानी वीक नाइट्रीकरण बैक्टीरिया क्या करता है, जो नाइट्राइट्स एवं नाइट्रेट्स हैं उसको नाइट्रोजन में वापस तब्दील कर देता है, जैसे कि वो वातावरण में जाता है। और इस प्रकार से इस साइकिल चलते रहता है नाइट्रोजन का, ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कौन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कौन है, तो वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। किसमें, लेग्यूम्स में पाया जाता है, यानी दलहन पौधे के जड़ में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नाइट्रिककारी जीवाणु बदलते हैं। नाइट्रिककारी जीवाणु यानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिया को किसमें, नाइट्रेट्स एवं नाइट्राइट्स में तब्दील करते हैं। तो वही चीज है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं। नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन को डायरेक्टली नाइट्रेट्स में बदलता है, NO2 माइनस में नहीं, ऐसा नहीं है। NH3 को नाइट्रेट्स में बदलता है, NO2 माइनस, इसको अमोनिया कहते हैं। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारा अमोनिया अथवा अमोनियम यौगिक को, अमोनिया एवं अमोनिया यौगिक को नाइट्रेट्स में, जी हाँ, अमोनिया NH3 या फिर इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट को NO2 माइनस में तब्दील करता है। कौन, नाइट्रिककारी जीवाणु यानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। फिर तीसरा, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में, नाइट्रेट यानी के कहते हैं, सॉरी, NO2 माइनस जो होता है, नाइट्रेट होता है ना, NO2 सॉरी, नाइट्रेट का NO3 माइनस होता है। नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट कुछ भी बना सकते हैं। NO3 माइनस है तो NO3 माइनस क्या है, NO3 माइनस से फिर N2 में वापस कौन करता है, वो तो विनाइट्रिककारी बैक्टीरिया करता है ना, यानी जो कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया था। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। CO2 का कार्य ऐसे भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया तथा अमोनियम यौगिक को नाइट्रेट्स में तब्दील करता है, नाइट्रेट्स एवं नाइट्राइट्स दोनों में तब्दील करता है। कौन, नाइट्रिककारी जीवाणु। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रिककारी का क्या है, काइंट्रिकारी लिखा गया है। अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क नहीं होगा, आगे में क नहीं होगा। एक सेकंड रुकिए ना, मैं इसको सुधार कर देता हूँ। रुकिए, अरे भाई सेलेक्ट हो जाओ ना पेन, इरेजर, चलिए इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे क नहीं लगेगा, वहाँ पे क्या लगेगा, नाइट्रिककारी जीवाणु। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु जनित राइबोसोम पाया जाता है। तो जो जीवाणु जनित राइबोसोम पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, तो जीवाणु जनित राइबोसोम, जीवाणु में पाया जाने वाला जो राइबोसोम है वो किसमें पाया जाएगा। तो आप जीवाणु का स्ट्रक्चर देख लीजिए प्रोकैरियोट्स का, वो जब भी राइबोसोम पाया जाता है वहां पे तो किसमें पाया जाएगा, देखिए ये जो छोटा छोटा बिंदी है वो सब क्या है, राइबोसोम है। तो राइबोसोम किसमें पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में, किसमें, साइटोप्लाज्म में। समझे, आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु जनित जो राइबोसोम पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो जीवाणु जनित राइबोसोम जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, चलिए और भी आगे क्वेश्चंस करते हैं, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ ट्रिपल एंटीजन के बारे में। ट्रिपल एंटीजन में तीन गो जो बैक्टीरिया होता है उसके एंटीजन को डाला जाता है, जो कि एक टीका है। ट्रिपल एंटीजन, एक टीका लगाइए, उसमें तीन गो बैक्टीरिया का डिजीज डाल दिया जाता है। काफी फेमस बीमारी है, उसके एंटीजन को डाल दिया जाता है जिससे कि वो तीनों बीमारी से एक टीका लेने से छूट जाता है। तो वही ट्रिपल एंटीजन में होता किसका है, तो 3 बीमारी का होता है। एक होता है टेटनस का, कुकुर खांसी का और डिप्थीरिया का। किसका, टेटनस का, कुकुर खांसी का और डिप्थीरिया का। मैं तीनों के बारे में पढ़ा रखा हूं कौन कौन सी जीवाणु से होता है। ठीक है, तो टेटनस कौन से जीवाणु से होता है बताइए, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम के बैक्टीरिया से होता है। कुकुर खांसी यानी वोपिंग कफ किसके कारण है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, क्या, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। और डिप्थीरिया किसके कारण, डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण, इसका नाम है डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। याद रख लीजिए, जो ट्रिपल एंटीजन होता है वो टेटनस, कुकुर खांसी तथा डिप्थीरिया के विरुद्ध टीका होता है। ठीक है, क्या होता है, विरुद्ध टीका होता है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, K12 प्लाज्मिड्स का अध्ययन सबसे पहले किसमें किया गया, तो K12 प्लाज्मिड का अध्ययन सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया में किया गया। किसमें, ई कोलाई बैक्टीरिया में किया गया, ये याद रखिए। और ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करने वाला वायरस का नाम क्या होता है, कोलीफेज। क्या होता है, कोलीफेज। ठीक है, ये तो वायरस में पढ़ाए थे। तो K12 प्लाज्मिड का अध्ययन सबसे पहले किसमें किया गया, ई कोलाई बैक्टीरिया में किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, चारों पढ़िए उसके बाद बताइए। मच्छर, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। ठीक है, चलिए
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं। तो भैया ऐसा तो नहीं है कि सभी जीवाणु क्या सब स्वपोषी होते हैं, नहीं। सभी जीवाणु परपोषी होते हैं, नहीं। अधिकांश जीवाणु परपोषी होते हैं, जी हाँ। ज्यादातर जीवाणु जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और कुछ कुछ जीवाणु क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो कुछ कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं और अधिकांश क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि जीवाणुओं को एक तरीके से हम लोग पौधा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि पौधा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट का कि उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सेल वॉल। सेल वॉल यानी क्या, कोशिका भित्ति। क्या? कोशिका भित्ति। बात अलग है कि कोशिका भित्ति तो जीवाणु में भी पाया जाता है, ठीक है, और प्लांट्स में भी, लेकिन प्लांट्स का जो सेल वॉल बन जाता है वो सेलुलोज का बना होता है, जबकि जो जीवाणुओं का सेल वॉल बना होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है, उसमें सेलुलोज नहीं होता है, लेकिन हाँ सेल वॉल तो दोनों में प्रेजेंट है, इसी कारण से जीवाणुओं को पादप भी माना गया है। ठीक है, तो गति, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जीवाणुओं को पौधा माना गया है, क्यों? गति नहीं कर सकते? अरे भाई जीवाणु गति कर सकता है, पादप नहीं कर सकता तो क्या हुआ? कठोर कोशिका भित्ति होती है, जी हाँ, क्योंकि कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है जीवाणु में, इसलिए इसको पौधा माना जा सकता है। विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, अरे भैया जीवाणु कर सकता है तो क्या पौधा कर सकता है? नहीं ना, तो नहीं, दोनों में पाए जाने चाहिए। सभी जगहों पर पाए जाते हैं, अरे जीवाणु तो सभी जगह पे पाए जाते हैं, क्या बैक्टीरिया भी सभी जगह पे पाए जाते हैं? सॉरी, प्लांट्स भी सभी जगह पाए जाते हैं, ऐसा होता है क्या? आगे के तरीके, अब कह देंगे नदी में क्या कहते हैं, लावा में जो कि ज्वालामुखी होता है वहां पे भी पाया जा सकता है ये प्लांट्स, लेकिन वहां बैक्टीरिया पाया जाता है, थर्मोएसिडोफिल्स उसको कहते हैं। ठीक है, वो रेजिस्ट हो जाता है, उस पर टेम्परेचर काम नहीं करता। नेक्स्ट है, जीवाणु तथा ईस्ट किस लक्षण में समान नहीं होते हैं? जीवाणु तथा ईस्ट, जीवाणु किस किंगडम से बिलोंग करता है बताइए? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है, और ईस्ट किससे बिलोंग करता है? फंजाई किंगडम से, सब बता चुके हैं। तो देखिए किस तरीके से आपका 5 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम यदि पढ़े रहेंगे तभी बॉटनी आगे समझ में आएगा, याद रखिएगा। तो ये फंगाई हो गया, ये कवक हो गया, किस लक्षण में समान नहीं होते हैं? समान नहीं होते हैं, देखते हैं। पहली बात है, दोनों किण्वन कर सकते हैं, जी हाँ, दोनों किण्वन कर सकता है, बैक्टीरिया भी करता है और ईस्ट भी करता है। ईस्ट में जो किण्वन होता है वो कौन सा किण्वन होता है? अल्कोहलिक किण्वन होता है, अल्कोहलिक, उसी से ना अल्कोहल इथेनॉल बनता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और बैक्टीरिया में भी होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना, दूध को दही में तब्दील करता है। दोनों पौधे होते हैं, जी हाँ, पौधा माना जा सकता है, क्योंकि जीवाणु में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। और ये कवक का भी बना होता है, किससे? काइटिन से। अलग अलग सेल वॉल है, लेकिन सेल वॉल तो प्रेजेंट है ना, इस कारण से पौधा हो सकता है। ठीक है, दोनों प्रोकैरियोट्स होते हैं ना भाई, कि बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया है क्या? प्रोकैरियोट्स, समझ रहे ना। लेकिन जो ईस्ट है यानी फंगाई है वो क्या है? यूकैरियोट है, क्योंकि 5 किंगडम सिस्टम आप देख चुके हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया, ये दोनों ये एक प्रोकैरियोट्स था और सब यूकैरियोट्स था ना। तो आपका ये यूकैरियोट होता है, तो दोनों इसमें समान नहीं है। देखिए समान नहीं है मतलब दोनों, यही वाला तो ऑप्शन गलत हो गया ना। दोनों एक कोशिकीय होते हैं, जी हाँ, कवक कुछ एक कोशिकीय भी हो सकता है, कुछ कवक बहुकोशिकीय भी हो सकता है, लेकिन जीवाणु सब एक कोशिकीय होता है। तो ये भी हद तक मैच कर जाएगा, लेकिन ये लैंग्वेज कभी नहीं मैच करेगा, तो इस कारण से आंसर आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं वाला पूछ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे छोटे जीवाणु होते हैं उसका लगभग साइज कितना होता है? तो 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है। किसका? 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है सबसे छोटे जीवाणु का साइज। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.5 माइक्रोमीटर के लमसम में। ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। और सबसे छोटे जीवाणु का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। इसके बारे में पढ़ना है आपको, नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही आपका माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, जीवाणुओं को आदिम जीवधारी यानी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स माना गया है। क्योंकि जीवाणुओं को आदिम जीवधारी यानी प्रिमिटिव क्यों माना गया? क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। जी हाँ, ये भी सही कह सकते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक वेल डिफाइंड नहीं होता है। जैसे ही डीएनए कोशिका द्रव्य में ऐसे ही बिखरा होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, और यही प्रारंभिक केंद्रक क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड कहलाता है, ना कि न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है,
फिर दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, छोटे सूक्ष्मदर्शक पौधे होते हैं जो नग्न आंखों में दिखाई नहीं देते हैं, तो इस कारण से थोड़े इसको आदिम जीवधारी कहते हैं। प्रिमिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें प्रारंभिक न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका आंसर सीधा वही होगा ही, और ये तो ऑप्शन नहीं होगा। मानव, पालतू जंतुओं एवं फसली पादपों में गंभीर रोग उत्पन्न करता है, इस कारण से भी नहीं कह सकते हैं। अंतःबीजाणु, वो भी नहीं ऑप्शन। मेन ऑप्शन आपका वही नंबर है जो कि आपको सही मिल गया। ठीक है, चलिए अब मेरे ख्याल से आज का क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन करें, और भी 2 क्लास आएंगे बैक्टीरिया के एमसीक्यू का, उसमें भी लगभग 30 क्वेश्चन करेंगे, तो डरना नहीं है, आराम से बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते रहिए। चलिए, आपको बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ते रहना है। इस संडे टेस्ट भी होने वाला है, मन से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आराम से पढ़िए। और सोते बैठते उठते जागते 2 से 3 महीना आप अपना वक्त दीजिए, मैं आपको सिलेक्शन दूंगा। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो हम आपको बोलेंगे कि 2 से 3 महीने का वक्त हमें दे दीजिए, हम आपको सिलेक्शन दे देंगे। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। कंप्लीट सिलेबस को हम लोग वन बाय वन पढ़ते रहेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री को भी छोड़ना नहीं है, वो आप खुद से भी पढ़ते रहिए। बुक्स ले लीजिए, बुक लेकर के खुद से पढ़ते रहिए। ठीक है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करवाने की, अगर हो जाती है तो बहुत बेहतर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।